नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 10 जून और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण डीएनए के टॉपिक पे। आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैं रोज़ कहता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई भी महत्वपूर्ण सुझाव देना हो तो आप देने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारा व्हाट्सअप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक ग्रुप का लिंक है, मतलब हमारा नहीं संस्थान का। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होता है। अगर किसी को भी जुड़ना है वहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट संस्थान से आप जुड़ जाएंगे। ठीक है। और कल आप लोग को शायद शेड्यूल दिया गया था कि यूपीएससी का टेस्ट सीरीज जो शेड्यूल दिया गया है, जिनको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो ये दिए गए संपर्क सूत्र से संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर दिया गया है। बाकी और भी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो, क्योंकि यूपी पीसीएस का भी कल कैलेंडर आ चुका है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 का प्रीलिम्स का परीक्षा दिया गया उसमें, खंड शिक्षा अधिकारी का भी परीक्षा का है उसमें, और यूपी पीसीएस 2020 का भी परीक्षा प्रीलिम्स का दिया गया है उसमें, और 2019 मेंस का भी परीक्षा दिया गया है। जिनको कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो, कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि समय अच्छा खासा मिला हुआ है सभी को। 3 से 4 महीने का समय मिला हुआ है हर परीक्षा को, तो आराम से जिसको तैयारी करना है, बिहार का भी इस महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा, बिहार पीसीएस का भी, तो आप लोग अभी से लग जाइए, कमर कस लीजिए तैयारी के लिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज के पहले टॉपिक पे। पहला है कि ऑनलाइन विवाद समाधान। तो ऑनलाइन विवाद समाधान जो भी है हम देख लेते हैं क्या है ये। नीति आयोग, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहते हैं, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। एक बार यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया था। तो देख लीजिए, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के द्वारा ऑनलाइन विवाद समाधान, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ओडीआर को आगे बढ़ाने हेतु वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। वर्चुअल बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, प्रमुख सरकारी मंत्रालयों के सचिव, उद्योग है, गलत हिंदी में टाइप हो गया, उद्योग जगत के अग्रणी लोग, कानून के विशेषज्ञ और प्रमुख उद्यमियों ने जो उद्यम करते हैं, जो व्यापार करते हैं, ने भाग लिया। इस बैठक का सामान्य विषय भारत में ऑनलाइन विवाद समाधान को आगे बढ़ाने के प्रयास सुनिश्चित करने के लिए सहयोगपूर्ण रूप से कार्य करने की दिशा में बहुहितधारक सहमति कायम करना था। ठीक है। तो ये एक बैठक आयोजित किया गया था, एक वर्चुअल बैठक आयोजित किया गया था नीति आयोग के द्वारा, जो ऑनलाइन विवाद समाधान के लिए किया गया था। और वर्चुअल बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश थे, प्रमुख सरकारी मंत्रालयों के सचिव थे, उद्योग जगत के अग्रणी लोग होते हैं, जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं उद्योग जगत के, कानून के विशेषज्ञ और प्रमुख उद्यमियों ने भाग लिया था। और इस बैठक का सामान्य जो विषय था, जो मेन जिस सब्जेक्ट के लिए बैठे हुए थे, भारत में ऑनलाइन विवाद समाधान को आगे बढ़ाने के प्रयास सुनिश्चित करने के लिए सहयोगपूर्ण रूप से कार्य करने की दिशा में बहुहितधारक सहमति कायम करना था। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये ऑनलाइन विवाद समाधान आखिर है क्या, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्या है। ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र से तात्पर्य वैकल्पिक विवाद समाधान, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की डिजिटल तकनीक का उपयोग कर विशेष रूप से छोटे और मध्यम रूप के विवादों का बातचीत, बीच बचाव और मध्यस्थता के माध्यम से समाधान करना है। ठीक है। इस विधि में विवादों के समाधान की सुविधा के लिए सभी पक्षों द्वारा ऑनलाइन प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। इस ऑनलाइन विवाद समाधान विवादों को कुशलतापूर्वक और किफ़ायती तरीके से सुलझाने में मददगार साबित हो सकता है। ऑनलाइन विवाद समाधान सुविधाजनक, सटीक, समय की बचत करने वाला और किफ़ायती है। अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन विवाद समाधान के क्या लाभ हैं। न्यायालय के लंबित मामलों में कमी आएगी, नागरिकों की न्याय और सुलभ सस्ती पहुंच सुनिश्चित होगी, ऑनलाइन विवाद समाधान से मुकदमों को हल करने में तेजी आएगी तथा नागरिकों को त्वरित न्याय की प्राप्ति होगी, न्यायालयों की अवसंरचना संबंधी खर्च में कमी आएगी, सुविधाजनक सटीक समय की बचत और लागत बचत होगा। ये उसका लाभ होगा ऑनलाइन विवाद समाधान का। अब देखते हैं कि ऑनलाइन विवाद की चुनौतियाँ क्या हैं। देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की पहुँच एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसका समाधान किए बिना ऑनलाइन विवाद समाधान तंत्र के विस्तार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत में ऑनलाइन मध्यस्थता के कार्यान्वयन की राह में शिक्षा की कमी और प्रौद्योगिकी तक पहुंच न होना एक बड़ी समस्या है।
तकनीक का असमान वितरण अर्थात सभी तक तकनीक की एक जैसी पहुंच न होना भी ऑनलाइन विवाद समाधान की राह की एक अन्य बड़ी बाधा है। विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और ई कॉमर्स के अवसरों का असमान वितरण इस तंत्र की स्वीकृति और मान्यता को बाधित करता है। ठीक है, तो ये इसका लाभ है ऑनलाइन विवाद समाधान का, और ये इसकी चुनौतियाँ हैं। अब देखते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है इसका। कोविड-19 महामारी के पश्चात नागरिकों को न्याय तक कुशल और किफ़ायती पहुंच उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाइन विवाद समाधान के तहत प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। कोविड-19 महामारी के दौरान ओडीआर के माध्यम से कोविड-19 संबंधी विवादों जैसे विशेष रूप से ऋण, संपत्ति, वाणिज्य और खुदरा क्षेत्र का निपटारा करना जो आर्थिक पुनरुद्धार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, तो ये इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महत्व है। अब हम बात करते हैं कि जो नीति आयोग है, जो वैकल्पिक, जो जैसे बताया गया कि नीति आयोग द्वारा वर्चुअल तरीके से इसका बैठक किया गया है, मतलब द्वारा ऑनलाइन विवाद समाधान को आगे बढ़ाने वर्चुअल बैठक की गई थी। अब इस नीति आयोग के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि नीति आयोग आखिर है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि योजना आयोग को बदल के जब से प्रधानमंत्री जी का शासनकाल आया, नए प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी का बीजेपी शासन आया, तो योजना आयोग पहले चलता था, उसको हटा के अब नीति आयोग लाया गया। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्या है नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को थिंक टैंक के रूप में अस्तित्व में आए नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फुल फॉर्म एकदम पढ़ लीजिएगा आप लोग, कई लोगों को पता ही नहीं रहता है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, का मुख्य कार्य न्यू इंडिया के निर्माण का विजन एवं इसके लिए रणनीतिक मसौदा बनाना तथा कार्य योजनाएं तैयार करना है। केंद्र सरकार की नीति निर्धारण संस्था के रूप में नीति आयोग देश भर से सुझाव आमंत्रित करके जन भागीदारी एवं राज्य सरकारों की भागीदारी से नीतियां बनाने का काम करता है। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने योजना आयोग को भंग करने की घोषणा की थी और उसके बाद योजना आयोग के भंग होने के साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं का युग भी समाप्त हो गया। ठीक है, पंचवर्षीय योजना जो 55 साल चलते थे उस युग को समाप्त किया गया और उसकी जगह नीति आयोग को लाया गया। ठीक है, डेट याद रख लीजिएगा, 15 अगस्त 2014 को पीएम साहब ने किया था। अब बात करते हैं कि आयोग की प्रशासनिक संरचना क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी पूछा जा चुका है। उपाध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है। संचालन परिषद कौन है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। क्षेत्रीय परिषद में विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। तदर्थ सदस्यता किसको दी जाती है, अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी बारी से 2 पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्यता जो होता है प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे सीईओ कहते हैं, भारत सरकार का सचिव जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। और आज का होमवर्क आप लोग के लिए यही है कि इस समय वर्तमान में सीईओ कौन है, जो ये भारत का सरकार का सचिव जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, उनका नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे। ठीक है, और विशेष आमंत्रित प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नीति आयोग के 2 प्रमुख हब क्या है। पहला टीम इंडिया हब, दूसरा ज्ञान और नवोन्मेष अर्थात नॉलेज एंड इनोवेशन। तो टीम इंडिया में जो टीम इंडिया हब जो है इसमें राज्यों और केंद्रों के बीच इंटरफेस का काम करता है। ज्ञान और नवोन्मेष नॉलेज एंड इनोवेशन हब नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। अब हम बात करते हैं, नोट है यहाँ पे, नीति आयोग ने 3 दस्तावेज जारी किए हैं जिसमें 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति का दस्तावेज और 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज शामिल हैं। ठीक है, तो ये रहा पूरा डिटेल नीति आयोग का कि कैसे कैसे क्या करना है। कैसे कैसे क्या करने का मतलब ये है कि ऑनलाइन विवाद समाधान आपको मैंने पढ़ाया, नीति आयोग के द्वारा कैसे वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी, कौन कौन उसमें पार्टिसिपेट किया था, क्या उसका सब्जेक्ट था, ऑनलाइन विवाद समाधान क्या है ये भी मैंने आपको बताया आपको, और ऑनलाइन विवाद समाधान के क्या लाभ हैं। लाभ होगा तो ऑनलाइन विवाद समाधान की कुछ चुनौतियाँ भी आएंगी, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य क्या है ये भी मैंने आप लोगों को बताया, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महत्व क्या है। फिर मैंने बताया नीति आयोग के बारे में पूरा डिटेल मैंने बताया। फिर नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना के बारे में उसका स्ट्रक्चर आप लोग को बताया गया। ठीक है, और नीति आयोग के 2 प्रमुख हब क्या हैं ये भी बताया गया।
और नीति आयोग का जो नोट करके बताया है मैंने, क्या एजेंडा है, कितने वर्षीय लक्ष्य, कार्यक्रम दिया गया, दस्तावेज, ये सब बताया गया आपको। ठीक है, तो आराम से इसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ। मनरेगा के तहत 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान। देखेंगे इस समय मनरेगा का ही जलवा है। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा के तहत वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 1,01,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत पहली बार इतनी बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें से 31,493 करोड़ रुपए की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है, जो कि वर्तमान वित्त वर्ष के बजट में इस मद के लिए अनुमान के 50% से अधिक है। ठीक है, आंकड़ों के अनुसार मनरेगा के तहत अब तक कुल 60 करोड़ 80 लाख दिवस का रोजगार सृजित किया गया है और 6,69,000 लाख कामगारों को कार्य दिया गया है। इस वर्ष मई में जिन लोगों को काम दिया गया था उनकी औसत संख्या 2 करोड़ 31 लाख प्रतिदिन है। यह बीते वर्ष मई में दिए गए कार्य से 73% अधिक है। योजना के तहत चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक कुल 10 लाख कार्य पूरे किए जा चुके हैं। जल संरक्षण तथा सिंचाई, वृक्षारोपण, बागवानी, आजीविका संवर्धन के लिए व्यक्तिगत लाभकारी कार्यों से संबंधित कार्यों को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये मनरेगा का जो बजट आया है, कितना पैसा आया हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, कैसे कैसे काम मिला है, ये सारा का सारा डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। कई बार स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आ जाते हैं कि मनरेगा को इस बार कितना पैकेज दिया गया, कितने लोग उससे लाभान्वित हुए, ये सारा डिटेल बता दिया गया आपको। अब मनरेगा क्या है इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2015, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम अर्थात मनरेगा को भारत सरकार द्वारा 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 नरेगा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अर्थात स्टार्टिंग में उसका नाम नरेगा था, अब मनरेगा हो गया है। एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए है, जो प्रत्येक घर में व्यस्त सदस्यों के स्वयं सेवक को अकुशल मैनुअल काम करने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का वेतन प्रदान करता है। अधिनियम 1991 में पीवी नरसिम्हा राव द्वारा पहली बार प्रस्तावित किया गया था। वर्ष 2010 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया है। इम्पॉर्टेंट है कि 2010 में नरेगा का नाम को बदलकर मनरेगा कर दिया गया है। मनरेगा कार्यक्रम के तहत प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रम करने के इच्छुक व्यस्त सदस्यों के लिए 100 दिन का गारंटी युक्त रोजगार, दैनिक बेरोजगारी भत्ता और परिवहन भत्ता जो 5 किलोमीटर से अधिक दूरी की दशा में प्रावधान किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये था पूरा डिटेल मनरेगा का। पूरा इसमें 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। जैसे जैसे पूरा डिटेल मैंने आप लोग को बता दिया है। और एक्ट क्या है, कैसे कैसे हुआ, 2005 में कौन सा एक्ट था, फिर उसका नाम कैसे चेंज किया गया, क्या काम होता है इसका, और ये देख लीजिएगा आप लोग किस एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का वेतन प्रदान करता है। अधिनियम 1991 में पीवी नरसिम्हा राव द्वारा पहली बार प्रस्तावित किया गया था, इंपॉर्टेंट है। और 2010 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, कैसे कैसे काम होता है, कितना भत्ता मिलता है और 5 किलोमीटर से अधिक दूरी की दिशा में प्रावधान करता है, कैसे क्या है देख लीजिएगा। ठीक है, तीसरा टॉपिक चालू करता हूँ, जीएसटी मुआवजा। जीएसटी पढ़ा भी चुका हूँ आप लोगों को। केंद्र सरकार ने 3 महीने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे के रूप में 36,400 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह जीएसटी मुआवजा दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 की अवधि के लिए जारी किया गया है, अर्थात 3 महीने के लिए। अप्रैल 2019 से नवंबर 2019 की अवधि के लिए केंद्र सरकार द्वारा पहले ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,15,096 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। जीएसटी अधिनियम के अनुसार वर्ष 2022 यानी जीएसटी कार्यान्वयन शुरू होने के बाद पहले 5 वर्षों तक जीएसटी कर संग्रह में 14% से कम वृद्धि, अर्थात आधार वर्ष जो था 15-16 था, दर्शाने वाले राज्यों के लिए क्षतिपूर्ति गारंटी दी गई है। केंद्र द्वारा राज्य का प्रत्येक 2 महीने में क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है। केंद्र सरकार के इस वादे के चलते बड़ी संख्या में अनिच्छुक राज्य जो इच्छुक नहीं थे, नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गए थे। हालांकि बीते कुछ समय में केंद्र सरकार द्वारा मुआवजे का भुगतान न करने पर राज्यों के समग्र राजस्व को लेकर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वहीं कोविड-19 महामारी ने इस चुनौती को और भी गंभीर कर दिया था।
ऐसे में राज्य केंद्र सरकार का आर्थिक रूप से काफ़ी अधिक निर्भर हो गए थे। ठीक है, तो ऐसे में जो राज्य थे केंद्र सरकार के ऊपर आर्थिक रूप से काफ़ी अधिक निर्भर हो गए थे। तो ये रहा पूरा जीएसटी का, मुआवजा का पूरा डिटेल मैंने बता दिया आप लोगों को। अब हम बात करते हैं कि जीएसटी आखिर है क्या। सब जीएसटी हो गया, जीएसटी क्या है देखते हैं। तो गुड एंड सर्विस टैक्स, जिसका फुल फॉर्म है, जीएसटी एक व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित कर है जो हर मूल्य वर्धन पर लगाया जाता है। जीएसटी एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है। ये यूपीपीसीएस में एक बार पूछ दिया था कि जीएसटी कौन सा कर है, प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष, यही पूछ दिया गया था प्रीलिम्स में, जिसने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों को बदल दिया है। जीएसटी को सीजीएसटी, एसजीएसटी अर्थात यस है ये, मतलब स्टेट जीएसटी या आईजीएसटी में वर्गीकृत किया गया है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि लेन देन इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है। केंद्रीय वस्तु या सेवा कर और राज्य माल और सेवा कर जीएसटी, सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं दोनों की इंट्रा स्टेट आपूर्ति पर लगाया गया कर है, जो सीजीएसटी अधिनियम द्वारा शासित होता है। ठीक है, यस जीएसटी भी उसी इंट्रा स्टेट, यस जीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी भी उसी इंट्रा स्टेट आपूर्ति पर लगाया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों अपने अपने राजस्व के बंटवारे के लिए उचित अनुपात के साथ अपनी लेवी के संयोजन पर सहमत हैं। हालांकि यह जीएसटी अधिनियम की धारा 8 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वस्तुओं या सेवाओं की सभी इंट्रा स्टेट आपूर्ति पर कर लगाया जाएगा, लेकिन कर की दर 14% से अधिक नहीं होगी। अब हम बात करते हैं एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर क्या है। आईजीएसटी, जिसे इंटीग्रेटेड कहते हैं जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्सेस। आईजीएसटी वस्तुओं और सेवाओं की सभी अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर लगाया गया कर है। यह आईजीएसटी अधिनियम द्वारा शासित है। भारत में आयात और भारत से निर्यात दोनों मामलों में सामान और या सेवाओं, मतलब सामान हो या सेवाओं की आपूर्ति पर आईजीएसटी लगाया जाता है। सरकार द्वारा जीएसटी को इम्पोर्टेंट है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। ठीक है, तो ये रहा पूरा जीएसटी। जीएसटी में कैसे कैसे है, इंटर स्टेट जीएसटी क्या है, सेंट्रल जीएसटी क्या है, स्टेट जीएसटी क्या है, और इंट्रा स्टेट क्या है, इंटर स्टेट क्या है, वही मतलब इंट्रा स्टेट दोनों एक ही है। तो ये सारा डिटेल आपको पढ़ा दिया गया है, आराम से इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और ख़ास करके ये तो इम्पोर्टेंट पता ही होना चाहिए कि कब अधिनियम लाया गया था, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट है। ठीक है, तो ये रहा आज के महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण डीएनए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार मैं इसको फिर से रिव्यू दे देता हूँ। पहला मैंने ऑनलाइन विवाद समाधान आप लोगों को पढ़ाया, फिर उसको ऑनलाइन विवाद समाधान क्या है इसके बारे में पढ़ाया गया आप लोगों को। ऑनलाइन विवाद समाधान के क्या लाभ हैं ये भी बताया गया आप लोगों को। ऑनलाइन विवाद समाधान की लाभ होगा तो चुनौती भी हर चीज़ होगी, पॉजिटिव होगा तो निगेटिव भी होगा, कुछ ना कुछ, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है। चुनौतियाँ भी बताई गई आप लोग को। वर्तमान परिदृश्य में क्या महत्व है ये भी मैंने आपको बताया। नीति आयोग क्या है उसके बारे में पूरा डिटेल बताया। नीति आयोग में प्रशासनिक संरचना क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वो बताया गया। ठीक है, और सीईओ का नाम आप लोग खुद कमेंट करके मुझे बताइएगा। बिल्कुल, एक दो लोग ही जो लोग बता रहे हैं बताइए, बस मुझे देखना नहीं है कितने लोग बता रहे हैं। जिनको समझ में आए बताना है। कल किसी ने मुझे बताया था, मंत्री का नाम मैंने पूछा था, 2 मंत्रियों का नाम मुझे बताया गया किसी अभ्यर्थी के द्वारा। तो जिनको बताना है वो बताए, जिनको नहीं बताना है मत बताए, हमारा काम सिर्फ कहना है। फिर नीति आयोग के 2 प्रमुख हब कौन कौन से हैं, टीम इंडिया हब और ज्ञान और नॉलेज एंड इनोवेशन, ये बताया गया आपको, और नोट भी करके पूरा डिटेल आपको बताया गया। फिर मनरेगा के तहत कैसे कैसे क्या है, कितने वित्तीय वर्ष में कितना, पहले के अमाउंट से लेके इस अमाउंट में कितना इजाफा हुआ, सब बताया गया आपको। कितना खर्चा हुआ, कैसे काम देना है, ठीक है, कितने दिन का काम देना है, किसको काम देना है और कौन सा काम देना है, ये सब बताया गया। फिर मनरेगा का पूरा डिटेल, पहले नरेगा था, कौन सा एक्ट था, फिर नरेगा को मनरेगा में बदला गया, कैसे कैसे कब हुआ, ये सारा का सारा दिन बताया गया। कितने वित्तीय वर्ष में कितना दिन काम देना है, ये भी कम से कम इससे तो भली बात सभी लोग परिचित ही होंगे जहाँ तक मैं समझता हूँ। ठीक है, तो ये कब बदला गया, किस समिति द्वारा स्टार्ट प्रस्तावित था, ये भी बता दिया गया आपको। ठीक है, और किसको मिलता है, कैसे, कितना डिस्टेंस के बाहर नहीं होगा, अंदर होगा, कैसे क्या होगा, सब पढ़ लीजिएगा। फिर जीएसटी मुआवजा मैंने बताया, जीएसटी कैसे क्या है, कितना कैसे क्या है, सब बताया। सीजीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंट्रा जीएसटी, सारा डिटेल मैंने बताया। जीएसटी का फुल फॉर्म पूरा डिटेल आप लोग को बता दिया, क्या है, कैसे क्या है, कैसे क्या था, पहले क्या था, अब क्या है, ये सारा का सारा डिटेल बता दिया। ये भी बताया गया कि 14% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, ये सारा का सारा डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। और
आशा करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए मिलते हैं शाम को 8:30 बजे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।